So, welcome guys to your own channel. I am really blessed to see you all once again, and I will request you all that my next voice would be in Hindi because I want to spread some awareness out of this story. तो आज बहुत सारे व्यूज़ आपको देखने मिलने वाले हैं और वो भी बहुत दिल दहला देने वाले, और एक ट्रू स्टोरी भी जो इस ब्लॉग के समय हुई थी. सो स्टे ट्यून्ड. तो मैं और मेरा ट्रैकिंग का हम सफ़र दोस्त चल पड़े एक रोमांचक और एक दिल को छू जाने वाले सफ़र पे, जो बहुत ज़्यादा रोमांचक और दिल छू और चूर दोनों कर देने वाला था. हमें जाना था मुंबई टू नासिक. तो हम प्लेटफॉर्म पे जैसे तैसे पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों भी वर्किंग है तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और हम लेट तो थे ही, हमारी गाड़ी जा चुकी थी, पर हमारा जज्बा जो कि बिल्कुल घर नहीं जाना चाहता था. तो हम चुपचाप एक हावड़ा जाने वाली ट्रेन के लास्ट डिब्बे में चढ़ गए. और जब टिकट ना हो, इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत एक रोमांचक सफ़र की कि क्या होगी. जो एक डर से शुरुआत हो, जहां हमारी दोनों की आंखें एक वाइट शर्ट पहने इंसान को कदापि नहीं देखना चाहती. पर किस्मत को वाइट शर्ट वाला बहुत ज़्यादा पसंद था और हमें लगा अब तो नेक्स्ट स्टॉप ही फुल स्टॉप है. फिर मेरी नज़र मेरी सेल्फी स्टिक पे पड़ी. सोचा प्रिटेंड कर लूँ कि ब्लॉग के चक्कर पे ये ट्रेन पकड़ ली, आगे देखा जाएगा. आए अपना डिफ़ॉल्ट डायलॉग मार दिया, टिकट, एंड तभी लगा अब तो गए. पर भगवान को हम कुछ ज़्यादा ही पसंद है. टीसी वाले भाई को यूट्यूबर लोग बहुत पसंद थे और उनको चैनल पे आना था. हमको क्या, हमें तो बस नया जीवन दान मिल गया था. तो टीसी वाले भैया के साथ एक वीडियो ले ली, वो भी खुश और हम भी खुश. हैप्पी फैमिली ये. पर वो रियल में ही अच्छे इंसान थे. हमें 2 सीट अलॉट की उन्होंने, एक नॉर्मल जनरल कोच की. हमने बस 3 घंटे निकालने थे, तो पूरी चकाचौंध भीड़ में सिमट गए 2 प्यारे ट्रेकर्स, एक अच्छे हिंदू नागरिक की तरह चुपचाप. उस कोच में हमारे बहुत सारे दोस्त बने. उनकी हर एक की अलग अलग कहानियाँ थी. हम बैठे थे ऊपर वाली सीट पर. ट्रेन बस आधे घंटे में नासिक पहुंचने वाली थी. तब भी जो नहीं होना था वो हो गया. हमारे नीचे की सीट पर एक औरत को मिर्गी आने लगी, जिसको एपिलेप्सी भी बोला जाता है, और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी. ट्रेन में हिलने की भी जगह नहीं थी, ना ही हवा आने की. हम ऊपर से सिर्फ देख सकते थे, सिर्फ पुलिस को बुला सकते थे, जो हमने किया. जब वो आए, पहले उन्होंने चेक किया, उनको फिर पूछा कि टिकट है क्या, और पूरा परिवार विदाउट टिकट जा रहा था. और उनको भाषा भी नहीं समझ में आ रही थी कि पुलिस वाले क्या उनसे बोल रहे थे. पुलिस ने बताया कि अगर उनके पास एक भी टिकट होता, 10 रुपये का भी क्यों ना हो, हम जैसे नेक्स्ट स्टॉप आता हम स्ट्रेचर और एम्बुलेंस दोनों का इंतज़ाम कर देते. पर अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो उस महिला को उनकी हालत पर छोड़ के चले गए. स्टेशन आया. वो आंटी को उनके हस्बैंड और उनका बच्चा कैसे तैसे स्टेशन पर लाए. लेटा के उनके हाथ पैर रगड़ने लगे, सर पे पानी डालने लगे, क्योंकि अंकल का कहना था कि ऐसा करने से वो हमेशा होश में आ जाती थी. मैं और मेरे दोस्त वहाँ से गुज़र रहे थे हमारी ट्रैकिंग रूट की बस की तरफ. तभी मैंने मुड़ कर देखा. ऐसा लगा कि मेरी खुद की माँ हो, और सच्ची में मेरी माँ दिखाई देने लग गई थी. सोचा वहाँ मेरा कोई होता तो मैं ऐसे जाता क्या. बस मेरे कदम उनकी ओर चल पड़े, उनको पानी लेने के लिए मदद की, पैर रगड़े, पर आंटी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी.
तो हमने अंकल को कहा कि ऐसा बैठने से कुछ नहीं होने वाला, हमें इनको हॉस्पिटल लेके ही जाने पड़ने वाला है। वो दोनों उनको उठा नहीं पा रहे थे। अंकल से कहा कि वो कुछ स्ट्रेचर का इंतज़ाम करें जब तक हम दोनों उनको उठा के स्टेशन के बाहर लाते हैं। जब मैंने आंटी को उठाया तो उनका शरीर इतना भारी हो गया था जैसे कि 2 गुना हो गया होगा, और उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला सा था। मेरा दोस्त ने और मैंने दोनों तरफ से उठाकर चलने लगे। तभी मेरी नज़र पुलिस स्टेशन बाहर स्ट्रेचर पर पड़ी। उनके लड़के को कहा कि वो ले आए, पर तभी एक पुलिस वाला आया और कहने लगा कि आप इसको नहीं ले जा सकते, ना ही स्ट्रेचर को और ना ही बॉडी को, जब तक कि हम लेटर ना दें। तो सोचा कि यार कितनी दुर्भाग्य की बात है कि किसी की जान जा रही हो और उनको लेटर की पड़ी है। तो कोई भी वहाँ उनकी बात नहीं मानने वाला था, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट था आंटी को हॉस्पिटल ले जाना। तो सीधा हमने स्ट्रेचर लिया और स्टेशन के बाहर चल पड़े और सीधा रिक्शा में बिठाकर पास वाले हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, तब तक मेरा दोस्त उनके हस्बैंड और उनके बच्चे के साथ बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ने ये इशारा मुझे दे दिया था कि आंटी वॉज नो मोर। उनके पल्स पूरे ड्रॉप हो चुके थे। उसके पहले अंकल ने हमें कहा था कि कुछ भी हो, मैं इसको गाँव ऐसे नहीं ले जा सकता। अल्फाज तो नहीं थे मेरे पास, उनको कैसे बताऊँ, पर उनके पास जाकर बस सिर नीचे करके बैठ गया। वो एक था जब मैं ना कुछ सोच पा रहा था, ना ही कुछ समझ पा रहा था। मुझे बस अंकल और उसका बेटा दिख रहा था कि क्या बीत रही होगी उन पर। दोनों बहुत ही बुरी हालत में थे। तभी अंकल आके कहने लगे कि कैसे ले जाऊँ, अब बोलो। कैसे कोई बस अचानक से इतना मजबूत हो जाता है, मैं देखकर शौक था। तो आंटी को स्टेट से बाहर ले जाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी था, और वो बस मेन हॉस्पिटल में ही बनाया जाता है, और तब तक बॉडी को मुर्दा घर रखना होगा। तो हम सब सुबह के 3 साढ़े 3 बजे थे, हम सब मुर्दा घर पहुँचे। पहली बार ये सबसे गुज़र रहा था मैं। पहुँचते ही 4-5 लाशें जिनका कोई अता पता ना हो, और एक छोटे बच्चे की भी लाश थी। मैं बस ठहर सा गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा कि ऐसे मत देखो, अच्छा होगा सब बाहर जाए, वैसे भी आंटी की बॉडी को रख दिया गया है। फिर हमने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, जिसमें मशीन हो कि वो बॉडी को ठंडा करके कोलकाता सही सलामत पहुंचा सके। अंकल आए, बोले भगवान जैसे आए तुम, नहीं तो हम स्टेशन पे ही रहते। बस अब तुम जाओ, पुलिस वाले कर देंगे। एम्बुलेंस में बिठा के उनको अलविदा करके बस आखिरी तक देखते रहे। बस ये सफ़र तक का साथ था हमारा और ये माँ का। मेरा दोस्त बस रोने लगा जैसे वो एम्बुलेंस वहाँ से ओझल हुई। रोम में भी रहा था, पर फिर दोस्त को कैसे संभालता। उससे कहा बस ये सच था जो आज देखा, सबको वहाँ ही जाना है, तो ये सफ़र को चलते रखना होगा। उस वक्त वो सुबह कुछ कहना चाहती थी। उस माँ के एहसास की ताकत को और याद को लेके हम ये सफ़र को पूरा करना चाहते थे, और उनको ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। बस इतना चाहता हूँ कि उनका हाथ इन 2 पेटों पर हमेशा हो, कि हम और ऐसे काम कर सकें। एक सीख मैं सीख गया
कुछ भी हो, टिकट निकाल कर चलो, क्योंकि इंसानियत पे भरोसा रख कर कुछ नहीं होने वाला। और कैसे हम बस भूल जाते हैं कि यहाँ कोई अपना होता तो ऐसे ही जाते क्या, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी ना कभी उसको भी तो फेस करना है हम सबको। ये भूल जाते हैं, हम कितने दुखी हो जाते हैं कि हमारे पैसे घूम गए, कुछ नुकसान हो गया। कभी वो दर्द महसूस करके देखो, जब कोई बेटा अपनी सबसे कीमती चीज़ को खो देता है, जो कि वो वापस कमा या ला नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। वो बोझ, वो दरार, वो सुकून कोई नहीं भर सकता। जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा, जितना हो सके अपने फैमिली को प्यार दो। ना जाने किसका कब आखिरी पल हो।